बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काफ़ी अरसा हो जाता है शादी के बाद औलाद नहीं होती। WHO के 2023 कंसेंसस के मुताबिक हर 6 या 7 कपल में से एक कपल को प्रेगनेंसी के लिए किसी न किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े बड़े सीनियर क्लिनिशियंस भी मसले का सही इलाज नहीं करते। बहुत सारे जनरल गायनेकोलॉजिस्ट को इस मसले को सही तरह ट्रीट करना नहीं आता। पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कितना वेट करना चाहिए? शादी हो गई, कितना अरसा आप वेट करें? प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना। उनको चाहिए कि वो ट्राई करें और अगर 1 ईयर के ट्राई करने के बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर उनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज क्या आपके सामने आते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए औरत की वक्त और उम्र बहुत अहम होती है। मेन वजह प्रेगनेंसी ना होने की वो बताएंगे बढ़ती हुई औरत की उम्र। फर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है, ये एक फीमेल का इशू नहीं है। अगर 10 कपल्स देखते हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 3 या 4 में फीमेल का इशू होता है और 3 या 4 में मेल का इशू होता है। ऐसा भी होता है कि दूसरी शादी भी हो चुकी होती है और ये बात डिस्कवर ही नहीं होती कि हस्बैंड का प्रॉब्लम था। कंसीव ना होने की क्या वजूहात होती हैं? एक सर्जरी ही काफी होती है एक औरत की फर्टिलिटी को खत्म कर देने की। मेल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है, कुछ सदियों के बाद मेल इनफर्टाइल हो जाएंगे। कि व्हेन वंस शुड बी गेट चेक्ड, कब ऐसे उनको ऐसे सिम्टम्स फील हों, कब उनको पता चलेगा कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम आ गया है? ऐसी क्या चीज़ें हमको नोट करनी है अब जाके ये प्रॉब्लम ऐसा कोई आ रहा है मैं जाके डॉक्टर को मिल लूँ? लड़कियों में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे और जिस्म पे गैर जरूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल आदमियों की तरह झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत सिवियर पेन होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। वो किसी हद तक एक शक होता है कि इनमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक लाइफ। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कपल्स के इश्यूज़ के हवाले से। कपल्स के क्या इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ रिलेटेड कपल्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हम देखते हैं, शादी होती है और उसके बाद शुरू हो जाते हैं, औलाद नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, तो इस पर हम बात करेंगे। और IVF ट्रीटमेंट की भी हम बात करनी है आज। IVF ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने शायद टर्म सुनी हो। इसके लिए जो हमने गेस्ट को आज दावत दी है, हमारे साथ डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का। डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF एंड इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं स्टार्ट में चाहूँगा कि आप हमें ज़रा, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि आपकी जर्नी क्या है, कैसे आपने स्टार्ट किया इस फील्ड को? क्या आप किसी से इंस्पायर थी या वैसे ही आपने सोचा कि मैं ये फील्ड ज्वाइन कर लूँ? क्यों आपने स्टार्ट किया? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया। उसके बाद फिर हाउस जॉब करने के बाद मैंने जनरल गायनी ऑप्स में ट्रेनिंग स्टार्ट की पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरे हस्बैंड ने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ाई की ऑस्ट्रेलिया से और मैंने जनरल गायनी ऑप्स में ही इनिशियली काम किया। चूँकि मेरे हस्बैंड ने एम्ब्रियोलॉजी कर ली तो फिर हमने पाकिस्तान जब हम वापस मूव बैक किए अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद, तो फिर हमने एक IVF सेंटर स्टार्ट किया। मेरे इन लॉज के हॉस्पिटल्स थे ऑलरेडी 2। उसके अंदर मैंने फर्टिलिटी की जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो इन हॉस्पिटल्स में फर्टिलिटी का इलाज किसी हद तक क्या होता ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने काम शुरू कर बाय तो ऐसे आप कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं इस फील्ड में आ गई, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क मैंने इसके अंदर एक पैशन को डिस्कवर किया। मैंने इसके अंदर ये देखा कि एक तो ये एक आज के दौर की एक बहुत बढ़ती हुई ज़रूरत है। WHO के 2023 कंसेंसस के मुताबिक हर 6 या 7 कपल में से एक कपल को प्रेगनेंसी के लिए किसी न किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। आजकल इनफर्टिलिटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि वो कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और उनको किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। सो मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की जिनको इस इलाज की ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने ये देखी। दूसरा मैंने ये देखा कि ये कपल्स बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में मिसमैनेज हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सीनियर क्लिनिशियंस भी इस मसले का सही इलाज नहीं करते। बहुत सारे जनरल गायनेकोलॉजिस्ट को इस मसले को सही तरह ट्रीट करना नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऑनेस्टली इसको करते हुए इसके अंदर एक पैशन डिस्कवर किया और अपने इसको डिग इन मैं करती गई हर मसले को, और करते करते आप कह सकते हैं कि मैं इसमें ट्रेन भी होती गई और मज़ीद अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करती गई। और मैंने ये डिस्कवर किया कि ये इनफर्टिलिटी एक बिल्कुल एक माइन फील्ड है। जनरल गायनी से हट के ये एक पूरी फील्ड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका प्रॉपर टारगेटेड ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत होती है। और बहुत सारे कपल्स मिसमैनेज होते हैं, अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देते हैं, अपनी वो विंडो लूज़ कर देते हैं और इलाज नहीं कर पाते। उसके अलावा मैंने एक चीज़ ये बहुत देखी जब मैंने ये इलाज करना शुरू किया कि जब ये कपल्स कंसीव करते हैं शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद, फिर वो डॉक्टर की इस कदर रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको इतनी ज़्यादा आपको मोहब्बत देते हैं कि उसका मुकाबला नहीं है।
सो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं इस फील्ड की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई, और ऑनेस्टली आई थिंक इट हैज़ बिकम माई पैशन नाउ। मैं इस बात को कह सकती हूँ कि मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है। आई रियली लाइक व्हाट आई डू। ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है कि किसी को 10-15 साल के बाद औलाद जैसी नेमत मिल जाए, तो डेफिनेटली जिसने उसकी उस काम में, उस प्रोसेस में हेल्प किया है, वो बंदा तो उसको कभी वो बंदा भूल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे एक, अगर कपल्स के हवाले से पहले हम डिस्कस करें, शादी हो गई और कपल्स का प्रॉब्लम ये होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काफ़ी अरसा हो जाता है शादी के बाद औलाद नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं हो पा रहा। वो बड़े कंसर्न है, बड़े वो इस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हम, क्या हमारी तो। पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब, कितना वेट करना चाहिए? शादी हो गई, कितना अरसा आप वेट करें कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो कितना अरसा वेट करना चाहिए, और कितने अरसे के बाद अगर आपको लगता है कि औलाद नहीं हो पा रही या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखिए, कपल जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो 1 ईयर के लिए उनको चाहिए कि वो ट्राई करें, और अगर 1 ईयर के ट्राई करने के बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर उनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये उन कपल्स के लिए है जिनमें फ़ीमेल की एज 35 ईयर्स से कम है। अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स ट्राई करें नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही फिर आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं। आजकल ये चीज़ बहुत, फीमेल की एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को समझना पड़ेगा कि बच्चा पैदा करने के लिए औरत की वक्त और उम्र बहुत अहम होती है। और आजकल के दौर में मैंने ये बहुत देखा है इस फील्ड में काम करके कि फ़ीमेल्स का ओवरीज़ का, एग्स का रिज़र्व बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। अब इसकी क्या वजह है? हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन मैं इतने यंग कपल्स देखती हूँ जिसमें फ़ीमेल की एज कई दफ़ा बहुत कम भी होती है और उनको टाइम से पहले ओवेरियन फेलियर हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले उनको बहुत प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। सो इसलिए 1 साल ट्राई करें, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और अगर 35 से ज़्यादा फीमेल की एज है तो 6 मंथ्स ट्राई करें, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि बहुत सारे कपल्स मिसमैनेज होते हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को आप दिखाएं और उनके साथ अपने इस जर्नी को आप चलें। अच्छा, वैसे तो अब शादियाँ भी बहुत लेट हो रही हैं आजकल ख़वातीन की, ये भी पता नहीं क्या हाँ मामला जी, है। ये बहुत बड़ी वजह है बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी की, ख़वातीन सोशल रीज़न्स की वजह से उनकी शादी नहीं होती, पहले बहुत जल्दी एजुकेशन। शादियाँ अक्सर हाँ जी, जल्दी एज में होती थी, अब जी। शायद ये भी एक चीज़ हम देख रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस पुराने जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप उनकी टॉक सुने या उनकी आप सुने तो आप उसमें मेन वजह प्रेगनेंसी ना होने की वो बताएंगे बढ़ती हुई औरत की उम्र। पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी और उस वक्त फीमेल की फर्टिलिटी पीक पे होती है 20s, अर्ली 20s में। और आजकल सोशल रीजंस की वजह से, करियर की वजह से, हुँ। एजुकेशन की वजह से शादियां लेट होती हैं ख़वातीन की, और ये भी एक वजह है कि उनको फिर प्रेगनेंसी होने में मसला अच्छा, होता है। इनफर्टिलिटी भी अब इंक्रीज़ हो चुकी है पहले की निस्बत। पहले शायद जी। ऐसा नहीं था, अब ये ज़्यादा होती जा रही है। ये भी लाइफ़स्टाइल की वजह से है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है कि आजकल इनफर्टिलिटी इतनी क्यों बढ़ गई है। लेकिन पहले कहते थे कि 10 कपल्स हैं, उसमें से एक या दो को, एक को असिस्टेंस की ज़रूरत होगी आउट ऑफ 10। हुँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 के डेटा के मुताबिक हर 6 में से एक कपल को किसी हद तक प्रेगनेंसी के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत है, विच इज़ अ बिग नंबर। हुँ। यानी कि अब देखिए, हम 6 कपल्स हैं, उनमें से एक कपल को कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत है अच्छा, मैं डॉक्टर फॉर साहब ये मुझे प्रेगनेंसी। बताइएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ क्या आपके सामने आते हैं? क्योंकि आप इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, हमारे मुल्क में जो सबसे कॉमन कॉज़ मैं फीमेल्स में देखती हूँ वो पीसीओज़ है। इट इज़ वेरी कॉमन। हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि हमारे में ओल्डर एज में डायबिटीज़ का रिस्क है, और वही ख़वातीन में यंग एज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। उसके अलावा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। हम हमेशा बात करते हैं कि फर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है, ये एक फ़ीमेल का इशू नहीं है। हुँ। हम अगर 10 कपल्स देखते हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 3 या 4 में फ़ीमेल का इशू होता है और 3 या 4 में मेल का इशू होता है। हुँ। यानी कि जितने फ़ीमेल फैक्टर्स हैं उतने ही मेल फैक्टर्स भी कॉमन हो गए हैं आज की एज में। हस्बैंड के जब आप वो सीमन का टेस्ट कराते हैं तो स्पर्म पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड सो ये व्हाई? इसकी रीज़न क्यों? अगेन हम लोग कहेंगे शायद हमारी जो आर्टिफिशियल डाइट्स हैं उनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, इसकी रीज़न बताना बहुत मुश्किल है हुँ। कि क्या है। लेकिन आजकल ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च है पूरी दुनिया में कि मेल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है कि उसमें ये भी प्रोडिक्शंस हैं कि कुछ सदियों के बाद मेल्स बहुत इनफर्टाइल हो जाएंगे। अच्छा। सो हाँ जी, इसके बारे में क्योंकि मैं अच्छा, बहुत लेकिन मेल लेटेस्ट मेल रिसर्च तो भी वैसे पढ़ती हूँ। आप क्योंकि प्रैक्टिस करती हैं, जी। जो हमने भी सुना देखा है, वो मेल बहुत कम जाके विज़िट करते हैं डॉक्टर्स को।
ज़्यादा ख़वातीन पे ज़ोर होता है कि हाँ आप जी, जाके हमेशा विज़िट करें, चेक ख़वातीन ही करवाएँ आती हैं पहले चेकअप कि के इश्यू लिए। आप में होगा। हाँ जी, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, जो एजुकेटेड कपल्स हैं, दे हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आते हैं। और अगर फिर मैं उनको बुला के बताती भी हूँ कि आपका भी टेस्ट करवाना है, तो आई वुड से कि मोस्ट ऑफ देम वुड से कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हम अपना टेस्ट करवा लेते हैं। सो मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड क्लास है वो काफ़ी हद तक अपना मसला समझना शुरू हो गई है कि हुँ, हस्बैंड का भी टेस्ट अहम होता है, और प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन जो थोड़ा सा लेसर एजुकेटेड हमारा तबका है। सोसाइटी का, हाँ हुँ, जी, तबका है, वो उसमें वाइफ अपना लेप्रोस्कोपी क्या सब कुछ करा चुकी होती है, और 3-4 साल इलाज भी करा चुकी होती है, और कई दफ़ा हस्बैंड का टेस्ट नहीं हुआ होता। और दूसरी शादी कर लेते हैं, हाँ जी, ऐसा भी होता है कि दूसरी शादी भी हो चुकी होती है, और ये बात डिस्कवर ही नहीं होती कि हस्बैंड का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम हस्बैंड का। सो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आई डू ट्राई टू एजुकेट के लाइक हस्बैंड का मसला है, आप अपने टेस्ट करवाएं, हस्बैंड की भी टेस्ट उतना ही अहम है जितने वाइफ के टेस्ट अहम है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं पूछूँ आपसे नेचुरली जब एक आपने बताया कि 1 साल वेट करे कपल वेट करे शादी के बाद, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल जब जितना भी अरसा गुज़रता है, कंसीव ना होने की क्या वजूहात होती हैं? क्यों नहीं हो पाता कंसीव? क्या प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें फीमेल्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभार फीमेल में चॉकलेट सिस्ट्स बन जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, कभी कभार खवातीन में ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, और उसके अलावा हस्बैंड की रिपोर्ट में मसाइल होते हैं। और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल्स होते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। अनएक्सप्लेन्ड। हाँ जी, सो इन कपल्स का ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिज़ीज़। अगर पीसीओएस है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ख़राब है तो हस्बैंड को कुछ बूस्टर्स वगैरह दिए जाते हैं उनकी फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट को आगे लेके जाया जाता है। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं वो शायद मेरा ख़्याल है जैसे कि आपने बताया कि कुछ गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं हाँ और जी। वहाँ पर भी खासा टाइम वेस्ट करते हैं वो। जी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसमें देखें, जो सबसे अहम मसला मैं देखती हूँ वो एंडोमेट्रियोसिस का गलत इलाज मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और पीसीओएस का भी। पीसीओएस देखें, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वो लाइफस्टाइल चेंजेस है, आधे से ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस है, कि आप अपना वेट एक नॉर्मल हेल्दी रेंज में लेके आएँ, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जंक फूड अवॉइड करें। आधे से ज़्यादा मसला पीसीओएस का उससे बेटर होता है, और फिर साथ मेडिकेशंस। सो पीसीओएस के पेशेंट्स को फैमिली प्लानिंग वाली पिल्स खिलाई जाती हैं, एक अरसे तक उनको पीरियड्स के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, विच इज़ द रॉन्ग अप्रोच। हुँ। सो पीसीओएस हमारे यहाँ बहुत बुरी तरह मैनेज होता है। दूसरा एक बहुत अहम मसला एंडोमेट्रियोसिस का जो मसला है, वो हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी तरह मैनेज होता है। ख़वातीन में ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं, मवाद वाली थैलियाँ, इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और ये पेशेंट्स की फर्टिलिटी मैं बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स को ख़राब तरीके से इलाज करवाते हुए देखती हूँ। ये पेशेंट सर्जरीज़ कराते हैं, एक दफ़ा मल्टीपल सर्जरीज़ कराते हैं, और इन बैड हैंड्स एक सर्जरी ही काफ़ी होती है एक औरत की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देने की। एक औरत की माँ बनने की सलाहियत को ख़त्म करने के लिए एक गलत सर्जरी ही काफ़ी होगी। हुँ। सो एंडोमेट्रियोसिस की देखें, हमारे आई डोंट नो, बहुत सारे डॉक्टर्स शायद लेटेस्ट रिसर्च के साथ वाकिफ़ नहीं होते। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च पढ़ें, हुँ। देखें, उसको फॉलो करें, तो वो ये कहती है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट का मेन ट्रीटमेंट आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज है। हुँ। तो खुदारा टाइमली उनका आईवीएफ आप कर लें। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो खुद आईवीएफ नहीं करते, वो पेशेंट को टाइमली आईवीएफ के लिए रेफ़र भी नहीं करते। हुँ। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये मैं बार बार इसके बारे में बात करती हूँ कि ये पेशेंट्स गलत जगह से सर्जरी मत करवाएं, और मेडिसिन्स खा खा के अपने आप को ख़राब, ये बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हालत में हमारे पास आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिनका अब इलाज नहीं हो सकता, हुँ। बिकॉज औरत की जो अल्लाह मियां ने ओवरीज बनाई हैं, अंडेदानियाँ बनाई हैं, उसमें अंडे बनाने की एक सलाहियत बनाई है। वंस वो लूज़ हो गई, फिर वो कभी रिटर्न नहीं होगी। हुँ। एक औरत की अंडेदानी में अंडे तब बनते हैं जब वो औरत अपने माँ के पेट में थी। उसके बाद जो वो अपनी ज़िंदगी गुजारती है, वो ऐसा ऐसा ओवरीज में जो एग्स हैं, अंडेदानियों में जो अंडे हैं, वो कम होते जाते हैं। हुँ। सर्जरी से वो तेज़ी से कम होंगे, मेडिसिन से वो तेज़ी से कम होंगे, और एक दफ़ा वो ख़त्म हो गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। सो एक औरत की फर्टिलिटी की विंडो बहुत नैरो होती है, और उसके अंदर टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मैं ख़वातीन की बात ही कर लेता हूँ आपसे जो फ़ीमेल हमें देख रही हैं। ये बताएँ कि व्हेन वन्स शुड बी गेट चेक्ड कब ऐसे उनको कोई ऐसे सिम्पटम्स फ़ील हों, कब उनको पता चलेगा कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम आ गया है? ऐसी क्या चीज़ें हमको नोट करनी है, जिसके बाद उनको हाँ, अब जाके ये प्रॉब्लम ऐसा कोई आ रहा है, मैं जाके डॉक्टर को मिल लूँ? हाँ जी। देखिए, पीसीओएस का मसला तो ना अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से ही लड़कियों में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। चेहरे और जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। सर के बाल आदमियों की तरह झड़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक जिस तरह
जैसा आपकी दाढ़ी है वैसा मेल हम्म, मेल की तरह दाढ़ियाँ नहीं शुरू हो जाती है। अच्छा। और जैसा मेल्स में प्रॉब्लम होता है ना बाल गिरने का, हम्म, सो ये वाले फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सो उस केस में ख़वातीन को शक हो जाता है कि हमें कुछ मसला हो सकता है, या उनकी मदर्स को भी, अगर बच्चियाँ हैं उनकी मदर्स को शक हो जाता है कि इसका पीरियड रेगुलर नहीं है, इसके वेट बढ़ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो कुछ इशू हो सकता है। तो इस केस में उनको चाहिए कि टाइमली एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को वो चेक करवाएं। सिमिलरली जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत सिवियर पेन होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। वो किसी हद तक एक शक होता है कि इनमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो ये ख़वातीन, ये बच्चियाँ जो हैं, इनको भी चाहिए कि एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक बेसिक पेल्विक अल्ट्रासाउंड, और एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को टाइमली चेक करवाएं, ताकि उस हिसाब से टाइमली जो है लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकें। पीसीओएस में जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस ही बहुत अहम होते हैं। अगर आप यंग एज में, टीन्स में, अर्ली 20s में ही उसको पकड़ लेंगे तो उसको टाइमली आप कंट्रोल भी करेंगे। अब जब आपको आपके मसले का पता होगा, जब आपकी शादी होगी, तो टाइमली आप उसको एड्रेस भी कर ठीक सकेंगे। है। आपने इसमें बताया कि वेट गेन भी इसका एक है सिम्टम है, हाँ तो जी। क्या जो स्लिम ख़वातीन हैं उनमें पीसीओएस नहीं होते? होता है। लीन पीसीओएस भी एक वैरायटी है जिसको अपनी जगह, जो कि एक अपनी जगह एक चैलेंजिंग डिजीज़ है, लीन पीसीओएस उसको कहते हैं। सो ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स भी होता है, लेकिन मेजर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वैसे ओबीज पेशेंट्स का होता है जिनका वेट ज़्यादा होता है, और उनका आधे से ज़्यादा मसला वेट लॉस से हल भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा इसका सिम्पटम्स आगे आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है और कब जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को करना है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? क्या किया जाता है? पीसीओएस के लिए देखें, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना होता है, और उस हिसाब से ताकि आपका वज़न कम हो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी अहम होती है, और अगेन ज़ाहिर है जंक फूड वगैरह अवॉइड करेंगे तभी वेट लूज़ भी होगा। तो लाइफ़स्टाइल हो गया, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसके अलावा मेडिकेशंस होती मेडिकेशन हैं। होती है। मेडिकेशंस ठीक है। बिल्कुल होती हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन है, जो शुगर की दवाई होती है, जो बहुत सारे पेशेंट्स खाते हैं, हुँ, वो पीसीओएस की पेशेंट्स को दी जाती है। और कई दफ़ा पेशेंट बहुत सवाल भी करते हैं कि ये तो मेरे फादर लेते हैं, मेरी मेरी दादी लेती हैं, उनको शुगर है। लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स को भी वो वही मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैं वैसे उसके पूछना चाह रहा हूँ क्यों होती है? क्या ऐसा क्या मैं कोई आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वही जीन्स जो डायबिटीज़ करती हैं वो यंग एज में पीसीओएस करती हैं। उनकी पैथोफिजियोलॉजी सेम है, उनकी जीन्स सेम है। जिन ख़वातीन में ओल्डर एज में डायबिटीज़ होगी उनको यंग एज में पीसीओएस का प्रॉब्लम होगा। और साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, हमें डायबिटीज़, हमारी, हम सबकी फैमिली में, हम सबके पेरेंट्स में डायबिटीज़ है हुँ, ना। हुँ, हमारे हमारे जो ओल्डर हमारे अंकल्स हैं, हमारे चचा, ताया, खाला, मदर, फादर, इन सब में हमें डायबिटीज़ दिखती है, जी, तकरीबन मेजॉरिटी में दिखती है। हुँ, यही क्योंकि हमारी जीन्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो हुँ, यंग एज में पीसीओएस का प्रॉब्लम है, सेम जीन है, सेम उसका मैकेनिज्म है। जो यंग एज में पीसीओएस करता है, ओल्ड एज में डायबिटीज़ करता है, इसलिए एक ही मेडिसिन है जो उसको ट्रीट भी करती है। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि एक टर्म जो कि मैंने अभी रिसेंटली सुनी है, अभी आपने उसका ज़िक्र भी किया, आईवीएफ ट्रीटमेंट। पहले जो लोग देख रहे हैं उनको बताइएगा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? ये कब इसकी तरफ जाना चाहिए? ये सक्सेसफुल रेट इसमें क्या होता है? ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा आईवीएफ को। देखिए, आईवीएफ अगर आम ज़बान में मैं कहूँ तो प्रेगनेंसी के लिए एक मसनूई तरीका इलाज होता है, जिसमें फ़ीमेल के एग्स लेके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ आईवीएफ लैब में उसको मिलाया जाता है, और उससे एम्ब्रियोज़ को बनाया जाता है। एम्ब्रियोज़ यानी कि आप कह लें जैसे एक बीज से एक पौधा बनता है, एक एम्ब्रियो से एक बेबी बनता है। सो औरत के अंडे और हस्बैंड के स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो को बनाया जाता है एक आईवीएफ लैब में। नेचुरल प्रेगनेंसी जब होती है तो ये काम एक औरत की ट्यूब में होता है। लेकिन चूंकि वो कपल्स जिनमें ये काम नेचुरली नहीं हो रहा, मुख्तलिफ रीज़न जो कि हमने डिस्कस की, उसकी वजह से फिर इन कपल्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये बात मैं बहुत बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आईवीएफ को लेके अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में हम इस इलाज को एक्सेप्ट करने के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, यूके आता है, अमेरिका आता है, उन उन कंट्रीज़ में कपल्स को बहुत जल्दी टाइमली आईवीएफ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, और वो कपल्स आईवीएफ टाइमली करवा भी लेते हैं और उनमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कितने अरसे के बाद? इन कपल्स में देखें, पहले 1 साल के बाद वो फर्टिलिटी के डॉक्टर को दिखाएँगे, उसके बाद डिपेंड करता है उनके टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आया है। अगर तो उनके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आया है, जैसा हस्बैंड का प्रॉब्लम आया है या कुछ भी, उनको थोड़ी बहुत मेडिकेशंस पे डाला जाएगा, 1 साल के लिए कहेंगे आप और नेचुरल ट्राई कर लें। और अगर नहीं होगी प्रेगनेंसी तो उनको टाइमली आईवीएफ के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स मेजॉरिटी आईवीएफ नहीं करते, वो पेशेंट को आईवीएफ के लिए रेफ़र भी नहीं करते। और दूसरा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वही डॉक्टर्स उनको इतनी दवाई खिलाते हैं जिससे उन औरतों की बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, जब तक उनको आईवीएफ का पता चलता है, या जब तक वो आईवीएफ क्लिनिक रेफ़र होते हैं। हमारे पास कपल्स मेजॉरिटी वो आते हैं जो साल हाँ साल दवाइयाँ लेके आते हैं।
दूसरे मुल्कों का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर उधर पेशेंट्स आईवीएफ ना भी करवाएं, जैसा यूके में एनएचएस में 4 साल का 4 साल का तो आईवीएफ की बारी आने का इंतज़ार कपल्स करते हैं। लेकिन एटलीस्ट उन मुल्कों में ये दवाइयाँ बहुत रेगुलेटेड हैं, आप किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन नहीं ले सकते। इसलिए वहाँ पे लोग बचे हुए हैं, उनकी औरतों की अंडेदानियों में अंडे बचे हुए हैं, क्योंकि वो बिला वजह बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा के चेक एंड बैलेंस है वहाँ पे, कंट्रोल है चीज़ें। हाँ जी, उधर उन मुल्कों में तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन ही नहीं मिलती। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हर बैठी एक लेडी हेल्थ वर्कर, एक हाउस ऑफिसर, जूनियर डॉक्टर, कोई भी जो है दाई भी आपको एक मेडिसिन लिख देगी तो आप फार्मेसी से जाके ख़रीद लेंगे, और वो ख़वातीन खाती जाती हैं। तो जब तक वो आईवीएफ के लिए आती हैं उनका रिजर्व ही ख़त्म हो गया होता है। सो एक तो प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स टाइमली रेफ़र नहीं करते, दूसरी दवाइयाँ देते हैं जिससे ओवरीज़ का रिजर्व बहुत ख़राब हो जाता है, और तीसरा एक बहुत बड़ा मसला, हमारी कम्युनिटी इस इलाज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है जितना उनको करना चाहिए। अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस आप बता रही हैं कि इतनी नहीं लोगों को। हाँ जी, बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने इस बात के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी कि लोग आईवीएफ क्यों नहीं करवाते। अच्छा। उसमें एक फैक्टर ये है कि आईवीएफ बहुत महंगा इलाज है। अगर आज की डेट में हम बात करें तो 8 से 10 लाख की रेंज में इसका इलाज और होता ये है। सक्सेसफुल होगा? फीमेल की एज पे डिपेंड करता है, अगर रिलेटिवली यंगर एज में कराया जाए तो बहुत हाई सक्सेस रेट है, बट लेकिन इट श्योरिटी इज़ नहीं नॉट है कि आपने 100% 8 से 10 लाख लगा दिए, श्योरिटी नहीं हाँ, है सो कि दिस इज़ द इशू। महंगा तरीका देखें, जो कपल में हमारे से आईवीएफ कराता है उसको मैं 2 बातें बताती हूँ कि इस इलाज की 2 बुराइयाँ हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 1, और नंबर 2 100% गारंटी नहीं है। सबसे बढ़कर कोशिश है चाहे आप अमेरिका से जाके करवा लें, लेकिन सक्सेस रेट डिपेंड करता है फीमेल की एज के ऊपर। अगर यंगर एज में कपल करा ले तो उनमें से आप कह सकते हैं कि 70-80% सक्सेसफुल हो जाते हैं, 10-20% फॉर सम रीज़न नहीं हो पाते हैं। सो इट इज़ नॉट 100%, लेकिन इनमें से एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन होती है जो टाइमली इलाज करा ले तो दे आर ट्रीटेबल। उसमें एक अब बताया था आपने फैक्टर, एग फ्रीज भी कर सकते हैं। देखिए, एग फ्रीजिंग अभी बिल्कुल पाकिस्तान में इट इज़ एट द वेरी, यू कैन से इट इज़ स्टार्टिंग टू हैपन नाउ। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत अच्छी हो जाती है पाकिस्तान में। एम्ब्रियो फ्रीजिंग प्रोग्राम्स आर वेरी गुड, जिसमें हस्बैंड का स्पर्म और औरत के अंडे लेके उनसे एम्ब्रियो बना के आप फ्रीज करें। कितने अरसा लेकिन उसमें वेट कर सकते हैं? उसमें आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग तो आईवीएफ में होती है, जो कि रूटीन में हम लोग करते ही हैं। नहीं मतलब कितना टाइम पीरियड उसका होता है उस इस फ्रीजिंग प्रोसेस का का? एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवाने के लिए आईवीएफ करवाना पड़ता है, अच्छा। और वंस एम्ब्रियोज आर फ्रोजन दे कैन बी फ्रोजन फॉर लाइफ। ओह। वो एम्ब्रियो आप एक बूढ़ी, वो औरत अगर एक 30 ईयर की लड़की का आपने आईवीएफ करके एम्ब्रियो फ्रीज किया है तो इवन व्हेन शी हैज़ रीच्ड मेनोपॉज, उसको 50 ईयर्स में भी आप उसमें ट्रांसफ़र करके उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट होती है फीमेल की एज, जब वो एग को निकाला गया और जब वो एम्ब्रियो को बनाया गया। ट्रांसफ़र करने की एज कम अहम होती है, और सक्सेस रेट फीमेल की एज पर डिपेंड करता है जब उसने आईवीएफ करवाया। सो इनमें से यही बात है कि मेजॉरिटी कपल्स ट्रीटेबल होते हैं अगर वो टाइमली आईवीएफ करवा लें। तो ये सेफ सारा प्रोसीजर है, प्रोसेस? देखिए, एज़ फार एज लेटेस्ट रिसर्च इज़ कंसर्न्ड, आईवीएफ के कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स नहीं हैं, और इससे कोई लॉन्ग टर्म मसाइल भी ख़वातीन में नहीं होते हैं, और ना कोई खुदा न खास्ता इससे कोई मेलिग्नेंसी का रिस्क है। इसमें कोई ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एक पेशेंट की हेल्थ को। अच्छा, एक टर्म और भी मैंने सुनी है, अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था, ये स्टेम सेल थेरेपी का सीन क्या है? देखिए, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेम सेल्स के बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया की गाइडलाइंस देख लें, लेटेस्ट रिसर्च देख लें, तो स्टेम सेल अभी एक्सपेरिमेंटल है। अभी जो रिसेंट भी हमने लास्ट टाइम जो यूरोपियन एशरे की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इस दफ़ा फ्रांस में हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने रिसर्च उसमें आई थी कि अभी माइस के ऊपर ये रिसर्च हो रही है, यानी कि वो चूहों पे ये रिसर्च हो रही है कि उसमें कुछ उन्होंने केमिकल्स लगाए तो उसमें ओवरीज में कुछ एग्स बनना शुरू हो गए। मैंने इस बात को बहुत दफ़ा हाईलाइट किया, और मैं इस बात को एक दफ़ा दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगी कि टिल डेट एक औरत जिसकी अंडेदानी में अंडे ख़त्म हो गए हैं, ओवरीज फेल हो चुकी हैं, एक हस्बैंड जिसका टेस्टिकुलर फेलियर है, जिसके स्पर्म्स नहीं हैं, जिसके बायोप्सी पे टीज़ा पे भी स्पर्म्स नहीं मिलते, इन ख़वातीनों हज़रात का कोई इलाज नहीं होता, और स्टेम सेल के ज़रिए इन लोगों को सिर्फ हमारे माशरे में बेवकूफ़ बनाया जाता है। स्टेम सेल के ज़रिए ट्रीटमेंट टिल डेट पॉसिबल नहीं है। वो कपल्स जिनको स्टेम सेल का लारा लगाया जाता है वो प्लीज़ अपना होमवर्क ख़ुद कर लें, और ये ज़रूर देख लें कि स्टेम सेल के ज़रिए कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, किसी और का एम्ब्रियो लेके आपके अंदर ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी होता है। सो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कपल को होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया की रिसर्च देख लें तो स्टेम सेल के ऊपर अभी चूहों पे रिसर्च हो रही है, अभी इंसान में। और हम आई रियली विश एंड होप कि हम पाकिस्तान में इतने आगे चले जाते कि हम वो पूरी दुनिया की रिसर्च से लोग क्लेम करते हैं कि हम आगे चले गए और हमने स्टेम सेल से बच्चा पैदा कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चाहूँगा लास्टली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के खिलाफ है।
तो मैंने आपसे पहले भी ये बात एक बार की हुई है डिस्कस। मुझे ये बताएं कि ये बहुत सारा मामला डिस्कस होता है, बहुत लोग इस पे बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आखिरी टाइम पे आके प्रेगनेंसी के बाद कहा जाता है कि जी सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। बहुत सारे में तो हमें पहले ही पता होता है कि यार ये नॉर्मल केस होना है, एंड तक बताया जाएगा नॉर्मल होगा केस, ये नॉर्मल है। जब वो लास्ट डे आएगा, डिलीवरी डेट आएगी, उस पर इसका सी सेक्शन होगा, सिजेरियन होगा, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ये मेजॉरिटी ऐसा ही हो रहा है, अब तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन चुका है। ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन का रिस्क ना आजकल की जनरेशन में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि सिजेरियंस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप ओल्डर जो जो पेशेंट्स आजकल डिलीवर हो रहे हैं ना, मैं अक्सर उनकी मदर से पूछती हूँ तो उनके सारे नॉर्मल केस हुए होते हैं और आजकल सेक्शंस का रिस्क बहुत बढ़ गया। इसमें देखें 3-4 फैक्टर्स हैं, मैं सारे आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले अगर हम पेशेंट की बात करें तो बहुत सारी लड़कियाँ आजकल बहुत नाजुक हैं और उनके लिए पेन्स लेना, लेबर पेन्स लेना एक मुश्किल काम है और बहुत सारी खवातीन ऑप्ट नहीं करती कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहेंगे। एक फैक्टर तो इसमें ये हो गया, लेकिन पेशेंट मैं आपकी रिलेटेड बात यहीं पे फैक्टर। ऐड कर लूँ, वही खवातीन जब बाहर जाती हैं उनके नॉर्मल वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि उनको, हाँ, यू आर वेरी राइट, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। जिससे मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत साल काम किया हुआ है, उन मुल्कों में भी पब्लिक सेक्टर में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर आप समझते हैं यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो थोड़ा सा भी अफोर्डिंग पेशेंट है, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। मैंने ये बात ऑस्ट्रेलिया में भी देखी थी। जब आप एक पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो राउंड द क्लॉक लेबर रूम में मौजूद होती है। अब जैसा अगर मैं उधर गायनी में लेबर वार्ड में रजिस्ट्रार थी तो मेरी ड्यूटी होती थी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे या 8 बजे। 8 बजे नया डॉक्टर आ गया जिसने 8 घंटे ड्यूटी करनी है या 12 घंटे ड्यूटी करनी है। उधर राउंड द क्लॉक शिफ्ट में डॉक्टर्स चेंज होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है पब्लिक हॉस्पिटल्स में। जब एक आप ऐसे सिस्टम में जाके डिलीवरी कराएंगे ना जिसमें राउंड द क्लॉक डॉक्टर अवेलेबल होगा और वो थका हुआ हारा हुआ नहीं होगा, फ्रेश होकर एक डॉक्टर आया, उसने 6 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको सपोर्ट करेगा। और उसके अंदर एक पूरी एक टीम होती है जो कि लेबर में एक औरत की मॉनिटरिंग करती है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में एक डॉक्टर को दिखाते हैं, जो कि चाहे आप पाकिस्तान में दिखाएं या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आप प्राइवेटली किसी कंसल्टेंट को दिखाएं, उसके अंदर उस लेवल की मॉनिटरिंग करनी बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। कई दफ़ा डॉक्टर्स इतनी डेडिकेशन नहीं दे पाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की एक बिजी रूटीन होती है। सो अब हमने पेशेंट की बात की, मैं डॉक्टर्स की भी बात करूँगी कि हाँ जी, इसके अंदर थोड़ा सा फैक्टर ये भी है कि डॉक्टर्स कई दफ़ा बहुत टाइम नहीं देते हैं पेशेंट्स को और नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, कभी कभार बिजी होने की वजह से या मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से नहीं कर पाते। मैं आपकी बात से ये समझ पाया हूँ कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, इसलिए वो सिजेरियन कर देते हैं। और पैसों का तो खैर होता ही होता है, जो लोगों को एक टीका इतना बड़ा लगता है पैसों का, दूसरा हेल्थ का कितना बड़ा इशू बनता है उसकी लाइफ टाइम के लिए, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है। देखिए, डॉक्टर्स की डेडिकेशन अहम होती है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी प्रो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं और वो करते हैं। हर डॉक्टर की एक रेपुटेशन होती है कि वो कितनी ऑनेस्टली लेबर को लेके चलता है। अब ये जिस देखें जहाँ पे हर तरह के डॉक्टर्स हैं, मैं ये नहीं लेबल करना चाहूँगी कि सब डॉक्टर्स ही ऐसा करते हैं। कुछ डॉक्टर्स नहीं, ये बात, हाँ जी, ये बात है, ज़ाहिर है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ऑनेस्टली एज अ डॉक्टर भी मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस गायनी ऑप्स की जनरल की क्यों ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो प्रो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं और उनकी रेपुटेशन बन जाती है कि ये डॉक्टर अगर नॉर्मल होता होगा तो नॉर्मल करेगा और ये डॉक्टर अगर नॉर्मल भी होता होगा तो सिजेरियन करेगा। सो वो शहर में एक डॉक्टर की रेपुटेशन उसी पर डिपेंड करती है, उससे आपको आइडिया भी हो जाता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको रेफर करेंगे कि जी ये डॉक्टर ट्रस्ट वर्दी है। सो मुझे लगता है हमें एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। आजकल मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहूँगी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल डॉक्टर्स डरते भी बहुत हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए प्राइवेट प्रैक्टिस में, जो मैं आपको बात कर रही थी ना, पब्लिक हॉस्पिटल एक स्ट्रक्चर है। अगर पाकिस्तान में एक पब्लिक हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हुई है या ऑस्ट्रेलिया में हुई है तो पूरे हॉस्पिटल को ब्लेम करना आसान भी है और मुश्किल भी है, उससे एक डॉक्टर बदनाम नहीं होता। लेकिन जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई केस ख़राब हो गया, अगर बच्चे को अल्लाह ना करे कुछ हो गया, तो हमेशा पेशेंट्स और रिलेटिव्स एक ही बात कहें, तो फिर आप टाइमली सिजेरियन कर देते। इस बात से भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में अकेला होता है, उसकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक होती है, इस वजह से डॉक्टर्स डरते भी बहुत हैं और इस वजह से वो सेफ रहते हुए कई दफ़ा जल्दी सिजेरियन कर देते हैं। और एक सोशल मीडिया की पोस्ट ही काफ़ी होती है एक डॉक्टर को तबाह करने के लिए। इसको डॉक्टर साहब नॉर्मलाइज कर चुके हुए हैं, अब इस सिजेरियन को बहुत नॉर्मलाइज कर लिया गया है, क्योंकि ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि अब बहुत सारे केसेस, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस आपने भी बताया कि शायद खवातीन की सेहत है या
अब वो वाली ख़वातीन नहीं हैं जो काम काज करती थी, फिजिकली भी एक्टिव थी, ये भी हम मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। कुछ इसमें कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं। मैं बिल्कुल आपके होते हैं, आपकी डॉक्टर आई वुड एग्री, बरादरी में देयर आर डेफिनेटली जी, आपकी एक कम्युनिटी नो, है, नो, दैट लेकिन इज़ उसमें फाइन। ये चीज़ भी हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे कुछ लोगों के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए शायद वो बिल्कुल उस हद ऐसा तक ही है, चले जाते हैं। ऐसा ये भी भी है। कंसर्निंग है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी आपसे हमने डिस्कस की, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस करना चाह रहे थे, उसको फिर हम किसी नेक्स्ट सेटिंग के लिए रखते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, जो भी सवाल करना चाहेंगे, अपना फीडबैक देंगे, मैं डॉक्टर साहिबा से वो डिस्कस करूँगा, पूछूंगा। और कोई चीज़ आपके माइंड में हो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर करें, और हम डॉक्टर साहिबा से दोबारा उनको ज़हमत देंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, थैंक अपना यू। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।